हेलो गाइस, वेलकम टू प्रतीक मेडवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने एनसीईआरटी के जो भी लाइन्स थी या जो भी कोर कॉन्सेप्ट जो इसमें था वो मैं निकाल के इस जो भी टॉपिक है इसमें इंक्लूड कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी की लाइन आती है, देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स प्रेजेंट, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स आर प्रेजेंट। ये एनसीईआरटी का डेटा है, एज इट इज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में एक एनसीईआरटी की लाइन आती है दैट बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट ऑल द लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी 3 चीज़ें दिखाई गई है। पहले आता है जेनेटिक, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है यहाँ पे आएगा 50,000 डिफरेंट स्ट्रेंस ऑफ राइस प्रेजेंट है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 50,000 डिफरेंट स्ट्रेंस है। अगर आप यही देखोगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में तो वहाँ पे लिखेगा 2 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे ध्यान दिए देना है कि यहाँ पे 50,000 डिफरेंट स्ट्रेंस ऑफ राइस है और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में 2 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस प्रेजेंट है। सेकंड यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1,000 वैरायटीज़ ऑफ मैंगो बताया गया है। एंड थर्ड राउफोलिया वोमिटोरिया, जो कि हिमालयन रीजन में ग्रो करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे एक केमिकल होता है, ये एक्टिव केमिकल है रेजरपाइन, इसको आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में देखेंगे तो एम्फीबियंस का स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, ये आपको याद रखना है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो इंडिया हैज़ हायर इकोसिस्टम देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी यहाँ तक कवर करते हैं। बात करेंगे इंडिया की। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड कंट्रीब्यूट्स 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, और इसलिए इसको 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। एंड यहाँ पे 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एनिमल्स, मतलब ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास एनिमल्स यहाँ पे रिकॉर्डेड किए, अभी तक डिस्कवर किए गए रहेंगे। मोर देन 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। इंडिया में इतने स्पीशीज़ के प्लांट्स, मतलब 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और 3 लाख एनिमल्स की स्पीशीज़ आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, डिस्कवर करना बाकी रह गए हैं। अब बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के जो टर्म था, इस टर्म को पॉपुलराइज किया सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया। ये आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो इजीली एग्जाम में आ सकता है, इसको आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं, इसको आप याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखेंगे एक्सट्रीम एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी का जो रेंज है, ऑलमोस्ट जो इसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी जाएगी 20 से लेकर 50 मिलियन जाएगी, अगर हम एक्सट्रीम एस्टिमेट की बात कंसिडर करते हैं तो। अगर हम IUCN 2004 की बात कंसिडर करें, दे आर मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है। अगर हम रॉबर्ट मे की बात करें तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 70% एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं ऑलमोस्ट 22% के आसपास हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़, सो हम अभी तक कितने श्योर नहीं है कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है, जैसे जो एनसीईआरटी में लिखा है that conventional taxonomic categories are not suitable. Second reason है many species are not culturable under laboratory condition. ठीक है, आपको ये यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी, इससे सर्टेन रीजन भी बन सकते हैं। और इफ़ यू कंसिडर बायोकेमिकल या मोलिकुलर क्राइटेरिया, देन इनका जो डाइवर्सिटी है मिलियंस में जा सकता है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी ने जो नीचे यहाँ पे 2 चार्ट दिए हैं, तो ये चार्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स का चार्ट है, वर्टिब्रेट्स का चार्ट है एंड प्लांट्स का चार्ट है, राइट। सो जब इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, फिर अदर एनिमल्स ग्रुप का, फिर मोलस्का का, फिर क्रस्टाशियन का। तो आप इसको आप याद रख सकते हैं, IOMC करके याद रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब बात करेंगे वर्टिब्रेट्स में। तो वर्टिब्रेट्स में जो स्पीशीज़ का जो नंबर सबसे ज़्यादा होता है, उसका जो ट्रिक है FB पर राम है। IPS आपने कहीं ना कहीं सुना भी रहेगा, या तो कहीं आपने पढ़ा रहेगा। ओके, सो ये ट्रिक वैसे ही मार्केट में अवेलेबल है, तो आप एज इट इज़ को याद भी कर सकते हैं। FB पे राम मतलब फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। अगर आपको ये चार्ट याद रखना है, इसको याद रखने के लिए मैंने एक अलग से ट्रिक बनाई है, FM ब्राज़ील। इसको याद देख लेते हैं एक बार। ये जैसे फिशेस हो गया, फिश का F हो जाएगा, M से मैमल का M हो जाएगा, बर्ड्स का B आ जाएगा, रेप्टाइल्स का R आ जाएगा और एम्फीबियंस का A आ जाएगा। तो FM ब्राज़ील करके आप इसको याद रख सकते हैं, ये चार्ट याद रखना रहेगा तो। ओके, अब प्लांट्स का ये जो चार्ट है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का नंबर ज़्यादा है
एज़ कम्पेयर टू फंजाई। और ये चार्ट याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं एंजियोस्पर्म का अंजलि, लाइकेन एंजियोस्पर्म और लाइकेन का अंजलि, और अलगी का अल, फंजी का फंजी, और मोसेस का मो, और फंस एंड अलील का अलीस। मतलब आप इन शॉर्ट इसको याद रख सकते हैं अंजलि, अल, फंजी, मोंग, फली, एंजियोस्पर्म, लाइकेन, अलगी, फंजाई, मोसेस, फंस एंड एलाइस। आई होप आपको ये ट्रिक शायद काम की लगी, आप इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं आराम से। बात करेंगे डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर से पोल। जब इक्वेटर से पोल जाएंगे तो डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है, विथ एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी होते हैं इसके, आपको ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें कोलंबिया, कोलंबिया इक्वेटर के पास लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पे 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। न्यूयॉर्क जो कि लोकेटेड है 41 डिग्री नॉर्थ पे, यहाँ पे 105 स्पीशीज प्रेजेंट है। ग्रीनलैंड जो लोकेटेड है 71 डिग्री नॉर्थ पे, यहाँ पे 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट है। इंडिया के पास ऑलमोस्ट 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। लंग्स ऑफ द प्लेनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कंट्रीब्यूट करता है 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोसफियर, इसलिए इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। ये एसर्शन रीजन में आप आ सकता है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब ये डेटा भी कहीं कहीं पूछ लेता है किसी क्लासेस में, आकाश चैलेंज के टेस्ट में, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। दैट इज दे आर 40,000 मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज, 1,300 ऑफ बर्ड्स, 427 एम्फीबियंस एंड मैमल्स, 370 ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, 370 ऑफ रेप्टाइल्स एंड 1,25,000 ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंसेक्ट का डेटा पूछता है तो यहाँ पे 2 मिलियन इंसेक्ट आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, ठीक है। तो आप ये याद सकते हैं, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का डेटा आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। बाद में कि यहाँ पे एक एनसीईआरटी की प्यारी सी लाइन आती है, दैट स्पेशिएशन इज अ जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। जो ट्रॉपिक एरिया होते हैं वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, इसलिए इस यहाँ पे लॉन्ग टाइम मिल जाता है इनको स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। जो ट्रॉपिक एरिया होते हैं वो लेस सीजनल होते हैं, मोर कॉन्स्टेंट होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से निकी का स्पेशलाइजेशन होता है, एंड फिर उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ जाती है इसकी वजह से। यहाँ पे ट्रॉपिक एरिया में मोर सोलर एनर्जी रहती है, जब मोर सोलर एनर्जी रहेगी इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इसलिए कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली टू ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। माइट भी आपको क्वेश्चन में ये घुमा सकता है, ठीक है। बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था वो दिया था जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हमडोल्ड ने था। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में किसी भी कहीं पे घूमते हुए, इसलिए आपको याद रखना है कि जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप था उसको दिया था जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हमडोल्ड में वाइल एक्सप्लोरिंग साउथ अमेरिकन जंगल्स। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने जो ग्राफ दिया था इसका, इसमें इन्होंने जो दिया था इसके दो फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड और लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो टाइप के ग्राफ दिए हैं, एक आता है लॉगरिथमिक स्मेल, एक आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब अगर हम लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। अगर हम एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड करेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है और कब लॉगरिथमिक स्मेल ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे लॉग एस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये लॉगरिथमिक स्मेल का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे एस का जो मतलब होता है वो स्पीशीज रिचनेस है, ए का मतलब एरिया है, जेड का मतलब स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और वाई का सी का मतलब वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, सो आप इसको याद रख सकते हैं। नॉर्मली जो जेड की वैल्यूज आई होती है वो 0.1 to 0.1 होती है इन जनरल, 0.1 to 0.2 फॉर द एंटायर कॉन्टिनेंट, दैट इज़ 0.6 to 0.12 फॉर द एंटायर कॉन्टिनेंट 0.6 1.2 हो जाएगी। और ये फ्रूगिवरस बर्ड्स के लिए और मैमल्स के लिए 1.15 और स्टीपर हो जाएगी। मतलब कि इन केस कैसे अगर जेड की वैल्यू कम है तो वो जो ग्राफ रहेगा थोड़ा ये साइड रहेगा, अगर जेड की वैल्यू बढ़ती है तो ग्राफ इससे स्टीपर होते जाएगा, ऑलराइट। फिर आते हैं एनसीईआरटी की लाइन आती है, इक्वेडर फॉरेस्ट हैज 10 times मोर वेस्कुलर प्लांट देन इक्वेडर फॉरेस्ट हैज 10 times मोर वेस्कुलर प्लांट देन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। यहाँ पे की लाइन आती है एनसीईआरटी की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इक्वेडर फॉरेस्ट हैज 10 times मोर वेस्कुलर प्लांट देन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, देन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, इसको आप मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है।
बात करेंगे डेविड टिलन के प्लॉट एक्सपेरिमेंट की। तो डेविड टिलन का जो प्लॉट एक्सपेरिमेंट था ये पहले बात था आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये देखा कि जो प्लॉट विथ मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, जिसके पास स्पीशीज ज़्यादा है यहाँ पे वेरिएशन कम आएंगे, ठीक है। इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड हाई प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। बात करेंगे रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। तो जो रिवेट पोपर हाइपोथेसिस था वो दिया था स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एरडिच ने दिया था। यहाँ पे जो रिवेट है, रिवेट को हम स्पीशीज़ मानते हैं, जो विंग्स हैं वो कीस्टोन स्पीशीज़ हैं। जैसे एरोप्लेन है, अगर एरोप्लेन के जो विंग्स रहेंगे वो उसके कीस्टोन स्पीशीज। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनकेस अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस देयर इज ए लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूरेशन, पहला पॉइंट ये आता है। सेकेंड आता है देयर इज ए इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। ये एनसीईआरटी की लाइन आती है। इनकेस अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की लाइन आती है कोलोनाइजेशन ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन। अगर ह्यूमन ने जो कोलोनाइजेशन किया था ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड का, इसकी वजह से मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड बिकम एक्सटिंक्ट। ये एनसीईआरटी के इस लाइन है, एज इट इज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। एक और अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004 784 स्पीशीज हैज़ बिन बिकम एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर। मतलब पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जो इंक्लूड करता है 338 ऑफ वर्टिब्रेट्स, 359 ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। ये डेटा एज इट इज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज़ हैज़ बीन बिकम एक्सटिंक्ट। More than 15,500 species worldwide are currently facing threat of extinction। ये currently words of extinction पे है। इसमें जो word of extinction पे है, इसमें आते हैं 12% of birds, 23% of mammals, 31% of gymnosperm and 32% of amphibians। So currently amphibians सबसे ज़्यादा words of extinction पे हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है, ग्रेटर दैन 3 बिलियन ईयर अगो 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन हैं, ठीक है। 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन पहले से ही हो चुके हैं। करेंटली 6 प्रोग्रेस में है, जो कि 100 से 1000 टाइम फास्टर है। ये नीट 2026 का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है, हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप आराम से इसको ध्यान से सुने, और चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे आता है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, इसके 4 रीज़न दिए हैं एनसीईआरटी। पहला रीज़न आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, इस पर भी PIQ बना हुआ है, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने डेटा दिया है, ट्रॉपिक्स जो 14% पहले कवर करता था, अब सिर्फ लेस देन 6% एरिया कवर कर रहा है। फिर होता है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। उसको क्लियर किया जाता है, किस लिए, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, या ग्रासलैंड के लिए, या रेजिंग बीफ कैटल के लिए, इनके लिए इनको कट किया जा रहा है, ठीक है। जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सर्टेन एनिमल्स विथ माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए ये आपको शायद कंफ्यूज कर सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एनसीईआरटी की लाइन को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। सेकेंड आता है यहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन एनसीईआरटी लिखती है इन द लास्ट 500 ईयर्स कुछ स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हुई हैं, स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसका रीज़न क्या था, ओवर एक्सप्लोटेशन का रीज़न जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंटली मेनी मरीन फिशेस आर ओवर एक्सप्लॉटेड, एंडेंजरिंग कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। करेंटली जो मरीन फिशेस उसका ओवर एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है। थर्ड आता है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। जब एलियन स्पीशीज इन्वेजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है व्हेन नाइल पर्च, ये आप याद रखना पड़ेगा। व्हेन नाइल पर्च वेर इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है, ईस्ट अफ्रीका में। व्हेन नाइल पर्च वेर इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका 200 स्पीशीज ऑफ सिचलेट फिश बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किए थे लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में, तो 200 स्पीसीज सिचलेट फिश एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। जब इलीगल इंट्रोडक्शन किया अफ्रीकन कैटफिश, इसका नाम था क्लेरियस गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पज़ के लिए जब क्लेरियस गैरीपाइनस को इंट्रोड्यूस किया था, सो वो थ्रेट कर दिया था इंडिजिनस कैटफिश इन अवर रिवर्स। जो इंडियन फिश थी उनके लिए एक थ्रेट आ गया था इसकी वजह से। जो इन्वेसिव वीड स्पीसीज हैं लाइक कैरेट ग्रास को पार्थेनियम, कैरेट ग्रास इसका नाम आ सकता है पार्थेनियम, लैंटेना, वाटर हायसिंथ एंड आइकोर्निया,
वाटा हाइसिंथ लेंटेना वाटा हाइसिंथ को एरिकोनिया बोलते हैं। ये इसके नाम और मतलब इसका नाम ये और इसका कुछ कॉमन नेम है, ये पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। जो फोर्थ रीजन आता है वो को एक्सटेंशन का आता है, जो हम मोस्टली प्लांट पॉलिनेटर के केसेस में देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने 3 चीज़ें लिखी है। ठीक है, पहला था नैरो यूटिलिरियम। सो नैरो यूटिलिरियम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना, लाइक मतलब फाइबर्स मिलना। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमें डायरेक्टली नेचर्स मिलते हैं जो हमारे यूजफुल रहेंगे, फाइबर्स मिलना, जो भी XYZ जो भी रहेगा वो आप एनसीईआरटी के डेटा से देख सकते हैं। ठीक है, तो नैरो यूटिलिरियम डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचर, वो नैरो यूटिलिरियम में आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मोर देन 25% ऑफ ड्रग सोल्ड वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा जो ड्रग्स सोल्ड हो रहे हैं मार्केट में वो प्लांट से डिराइव्ड है। एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, और 25,000 प्लांट ऐसे हैं जिससे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनाते हैं। ठीक है, जो ब्रॉडली यूटिलिरियन में आएंगे तो ब्रॉड यूटिलिरियन में कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा, लेकिन इसमें आ सकते हैं जैसे आपको फोटोसिंथेसिस हो गया, पॉलिनेशन हो गया, ये तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में लिखा है। ठीक है, अब रही बात पेस्ट कंट्रोल की, क्लाइमेट मॉडरेशन की, फ्लड कंट्रोल की, तो ये एनसीईआरटी के समरी में लिखा हुआ, तो मैंने ये डेटा वहाँ से लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे एथिकल इश्यूज़ की। सो एथिकल इश्यूज़ में ये लिखा है इस स्पीशीज़ हैव इंटरेस्टिंग वैल्यू। हर इश्यूज़ हर स्पीशीज़ का अपना इंटरेस्टिंग वैल्यू है, इसलिए हमें हर स्पीशीज़ को इतनी ही वैल्यू देनी चाहिए। राइट, बात करेंगे यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग की। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग ये नीट 2024 या 2025 का एक क्वेश्चन था। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, जब एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये नीट 2024 या 2025 का क्वेश्चन था। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब बात करेंगे इन सिटू कंजर्वेशन ऑन एक्सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, सपोज कोई भी एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया से कोई भी आपको स्पीशीज बचाना रहेगा, अगर आप पूरा एंटायर फॉरेस्ट सेव करते हो, इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। अगर कोई एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, सपोज कोई एक स्पीशीज़ है, ठीक है, अगर आपको बचाना है तो आप इसको खाली ये स्पीशीज़ को ले जाके किसी दूसरे एरिया में डाल दोगे तो उसको बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। आई होप आपको ये समझ आया रहेगा। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशन में एनसीईआरटी स्टार्टिंग में लिखती है इन सिटू कंजर्वेशन फेस्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, बिकॉज क्या था यहाँ पे बहुत सारे नेशन को ऐसा ये लगा कि ये अनरियलिस्टिक है और इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, क्योंकि आप एंटायर फॉरेस्ट को सेव कर रहे हैं। राइट, तो बाकी कंट्री को लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाया था, इसलिए उन्होंने बोला कि मेनी कंट्रीज फाइंड अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल। ठीक है, अब बात करेंगे हॉटस्पॉट की। सो हॉटस्पॉट 34 हॉटस्पॉट प्रेजेंट है कब पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 25 पुराने थे फर्स्ट और 9 न्यू है। मतलब 34 हॉटस्पॉट प्रेजेंट है टोटल, इसमें से 25 ओल्ड है और 9 न्यू है। जो हॉटस्पॉट है वो कवर करते हैं लेस दैन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। जो पूरे अर्थ की जो लैंड एरिया है उसमें से लेस दैन 2% कवर करते हैं। लेकिन अगर ये हम लोग हॉटस्पॉट बना के रखते हैं, सो ये जो करंटली मास एक्सटेंशन हो रहा है उसको 30% तक ये लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है दे कुड रिड्यूस द मास एक्सटेंशन बाय 30% तक मास एक्सटेंशन कम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया की। सो इंडिया में 3 हॉटस्पॉट प्रेजेंट है। पहला आता है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा आता है इंडो बर्मा, तीसरा आता है हिमालय। ये 3 हॉटस्पॉट इंडिया में प्रेजेंट है। और इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क एंड 448 ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अगर आपको ये जो येलो कलर से लिखा है, इनकेस अगर आपको शो नहीं होता रहेगा, ठीक है, तो आप ना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सो अगली बार से मैं ये कलर नहीं यूज़ करूँगा, सो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे सैक्रेड गूस की। सो इंडिया में 4 सैक्रेड गूस पाए गए हैं, जैसे सैक्रेड गूस ऑफ खासी एंड जैंशी ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर ऑफ MP। ये आपको डेटा है, ये इसमें से काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, सो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की लाइन आती है खासी एंड जैंशी ऑफ मेघालय, सैक्रेड गूस मतलब सैक्रेड गूस आर लास्ट रिफ्यूजेज फॉर रेयर एंड थ्रेटन प्लांट्स इन मेघालय। ये एनसीईआरटी की लाइन आती है। सो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट देते हो आपको ये लाइन मिल सकती है। ठीक है, इनकेस अगर आपको लाइन स्किप होती है तो ये आप लाइन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन की। एक्स सिटू कंजर्वेशन में यहाँ पे 5 चीज़ें आती हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक्स। ठीक है, उसके बाद आता है एनसीईआरटी लिखती है अर्थ समिट और द वर्ल्ड समिट।
अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो डे जेनेरियो में। इसमें क्या था, सभी नेशन को बुलाया था, कॉल्ड ऑल द नेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 92 अर्थ समिट, इसे PYQ है पहले से ही। ठीक है, ये जो रियो डे जेनेरियो है इस पर भी तो क्वेश्चन नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये है कि कॉल्ड अप ऑल द नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सेकंड आएगा आपका जो था द वर्ल्ड समिट कभी हुआ था, 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पे 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और प्लेस किया था देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010। 2002 में ये हुआ था, इन्होंने कमिट किया था बाय 2010 देयर विल बी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट रीजनल, ग्लोबल एंड लोकल लेवल। ये 2010 तक सब ये रिडक्शन कर लेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस में। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो अर्थ समिट के बाद में जो वर्ल्ड समिट हुआ था, ये फॉलोअप में रखा गया था। इन ए फॉलोअप ऑफ अर्थ समिट वर्ल्ड समिट वॉज कंडक्टेड। ऑलराइट, अब बात करेंगे NCERT में समरी में लिखा हुआ है नियरली 6 मिलियन स्पीसीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये शायद क्वेश्चन आपको या तो फिर आपने कभी भी पढ़ते हुए ध्यान नहीं दिया रहेगा। तो ये समरी में लिखा हुआ है नियरली 6 मिलियन स्पीशीज़ अर्थ में प्रेजेंट है जो कि वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड है। ठीक है, और नियरली 700 स्पीशीज़ हैव बिकम एक्सटिंक्ट। रिसेंट टाइम्स में 700 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और करेंटली मोर देन 15,500 स्पीशीज़ ऑफ विच मोर देन 650 आर फ्रॉम इंडिया आर करेंटली फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन 15,500 स्पीशीज़ ये पूरे वर्ल्ड का डेटा था, जिसमें से मोर देन 650 इंडिया में से हैं, वो करंटली फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, सो ये वन शॉट में मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के पूरे जो भी NCERT की डेटा था, NCERT की लाइन थी, मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छा लगे। इन केस आपको कुछ भी डाउट रहता है तो फिर आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना भी जो भी ओपिनियन था या ज़रूर अपडेट दें, जो भी रहेगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।